तो देखो आज हम लोग देखेंगे डायरेक्शंस एंगल और डायरेक्शंस कोसाइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे लाइन में स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्लोप होता है। क्यूबॉइड वाला क्वेश्चंस का प्रोसेस नहीं है, एकदम प्रोसेस है साहिल। कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चंस लगे क्यूबॉइड वाला जो नहीं बन रहा है तो शेयर करना मुझसे, ठीक है। आगे हम बहुत सारा क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। अभी जस्ट इनिशिएटिव हुआ है क्यूबॉइड वाला। तो कोई भी दो डायगोनल का अपोजिट वर्टिसेस दिया गया तो अदर डायगोनल का वर्टिसेस, अगर अदर वर्टिसेस आप निकाल सकते हो, ठीक है। सुमित, निरंजन, तो देखो डायरेक्शंस एंगल एंड डायरेक्शंस कोसाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और एक वर्ड और है दैट इज डायरेक्शंस रेशियो। इसका यूज जो है ना 3D में काफी पड़ने वाला है। तो देखो इसका डेफिनेशंस क्या लिखा हूं, द एंगल दैट ओपी वेक्टर्स मिक्स विद द पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस इज कॉल्ड डायरेक्शंस एंगल। जनरली डायरेक्शंस एंगल को अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसमें अगर कॉस लगा देते हो एंड देयर कोसाइंस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शंस कोसाइंस। हाँ एकदम सुमित, डायरेक्शंस रेशियो उसको डीआर बोलते हैं। ये डायरेक्शंस कोसाइंस हो गया, इसको डीसी बोलते हैं, ठीक है ना। पहले मैं डीसी डिफाइन कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग डायरेक्शंस रेशियो भी डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। और ये अल्फा बीटा गामा ऑलवेज वैरी करेगा 0 से पाई। देखो मैं इसको प्रूफ कर देता हूं, वैसे मैं वेक्टर्स में इसको प्रूफ किया हूं, तो यहाँ पे भी मैं फिर से प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो मान लो कोई भी, मान लो वेक्टर ए बी है, ठीक है ना। ये कोई भी ए बी वेक्टर्स है, तो क्या करोगे, मैं बताया था वेक्टर्स को विथ डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड रिप्लेस कर सकते हो। इसको रिप्लेस करके अगर ऑरिजिन पे ले आए, ठीक है ना। लेट्स से ये मैं पी मान लेता हूं, तो ओपी वेक्टर क्या है, विथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एपी वेक्टर के पैरेलल है। अगर ये वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ अगर गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ओपी वेक्टर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर्स को हम लोग लिखते हैं पोजीशन वेक्टर। ये पहले भी बताओ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। अब देखो इसमें डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। सो बेसिकली जो वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे होगा आई कैप होगा, तो क्या करेंगे ओपी वेक्टर का डॉट लेंगे आई के साथ। तो बताइए क्या आएगा, ओपी का मैग्नीट्यूड इनटू आई का मैग्नीट्यूड और इसके बीच के एंगल का कोसाइन, ये होता है डॉट, ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है ना। अब देखो ओपी वेक्टर को डॉट लोगे आई के साथ तो नहीं लिख सकते ये एक्स के इक्वल होगा, बात समझे। ओपी को आई के साथ डॉट लोगे तो आई डॉट आई क्या होता है 1 हो जाता है, एक्स हो जाएगा। और फिर आई डॉट जे जो है 0 हो जाएगा और आई डॉट के 0 हो जाएगा। तो ओपी वेक्टर का जब आई के साथ डॉट लोगे तो एक्स के इक्वल आएगा। और ओपी का जो मैग्नीट्यूड है, ये जो ओपी का मैग्नीट्यूड होगा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल होगा। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। और आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। यहाँ से कॉस अल्फा निकालोगे तो एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरह से सिमिलरली कॉस बीटा जो हो जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरह से कॉस गामा जो हो जाएगा ये हो जाएगा जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जो ओपी वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ओपी अपॉन ओपी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, ये होगा। तो ओपी वेक्टर है एक्स आई कैप वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप और अपॉन, और जो ओपी का मैग्नीट्यूड है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा यूनिट वेक्टर ओपी कैप। तो जो ओपी कैप होगा वो इक्वल लिख सकते हो एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इनटू आई कैप और प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, जे कैप और प्लस हो जाएगा जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इनटू के कैप। और ये बेसिकली किसके इक्वल है, ये कॉस अल्फा है आई कैप
और ये हो जाएगा कॉस बीटा जे कैप और प्लस बाय कॉस गामा, ये हो जाएगा के कैप, ये होगा ओपी कैप। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, एल आई कैप प्लस एम जे कैप और प्लस हो जाएगा एन के कैप, जहां एल इक्वल टू है कॉस अल्फा के, एम का वैल्यू है कॉस बीटा और एन का वैल्यू है कॉस ऑफ गामा के। ठीक है, सो बेसिकली जो डायरेक्शंस कोसाइंस है, देखो अब समझने की कोशिश करो, जो डायरेक्शंस कोसाइंस है, सो बेसिकली यूनिट वेक्टर जो होगा, जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है कॉस अल्फा, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कॉस बीटा होगा, और जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा कॉस गामा। इसी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस कहते हैं। मतलब आप बोल सकते हो किसी यूनिट वेक्टर्स को एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे तो कॉस अल्फा होगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे तो कॉस बीटा होगा, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे तो कॉस गामा होगा। मतलब ये बोल सकते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के डायरेक्शंस में ये बेसिकली यूनिट वेक्टर्स का कंपोनेंट होगा। बात समझे सभी लोग? इसी को हम लोग डायरेक्शंस कोसाइंस करते हैं। और इसी का जो मैग्नीट्यूड लोगे, क्या लगता है, ओपी का मॉड वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या होगा, ओपी का मॉड वैल्यू 1 होता है, तो देखोगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका सम ऑलवेज क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सो डायरेक्शंस कोसाइंस का स्क्वायर का सम जो है 1 के इक्वल होता है। तो एल के जगह पुट कर दोगे कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका सम ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात मैं वेक्टर में भी बताया था, वेक्टर में प्रूफ भी किया था। सर रेशियो में रहेगा तो नहीं समझे, क्या रेशियो में रहेगा तो सुमित, कौन सा चीज रेशियो में रहेगा? किसी यूनिट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होगा, और ऑलवेज ये फिक्स एंगल बनाएगा, अल्फा बीटा गामा स्क्वायर, जो कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, कॉस स्क्वायर बीटा होगा, कॉस स्क्वायर गामा होगा, उसका स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। इसका यूज कहां करेंगे, हाँ क्वेश्चंस देखते हैं जो ना, इसका यूज जो हम क्वेश्चंस में करेंगे। जनरली आपको जो ना 2 ही एंगल देगा किसी क्वेश्चंस में, अल्फा बीटा देगा या बीटा गामा देगा या अल्फा गामा दे सकता है। तीसरा एंगल हम इस रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। थर्ड एंगल्स निकालने के लिए आप लोग इसी रिलेशन का यूज करेंगे। तो तीनों एंगल जनरली आपको नहीं देगा, तो अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शंस एंगल बोलते हैं, और उसके कोसाइंस को हम लोग डायरेक्शंस कोसाइंस करते हैं। किसी यूनिट वेक्टर्स का कंपोनेंट को ही हम लोग डायरेक्शंस कोसाइंस करते हैं, ठीक है। और किसी वेक्टर के कंपोनेंट को हम लोग डायरेक्शंस रेशियो करते हैं। आगे मैं आपको बताता हूं डायरेक्शंस रेशियो के बारे में। अब आप क्वेश्चनिंग करो कहां पे आपको चीजें नहीं समझ में आई, तो उसको मैं पॉइंट आउट करता हूं। और ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शंस एंगल होगा अल्फा बीटा गामा, ऑलवेज ये 0 से पाई के बीच में वैरी करता है, 0 के इक्वल और पाई के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। राहुल मैं आज का यूज आगे बताता हूं, किसी को और भी डाउट है इसमें, फिलअप करें, बढ़े आगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कुछ सर्टेन पॉइंट है। अरे राहुल अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन से एंगल करते हैं, ठीक है। उसमें जब आप कॉस लगाओगे तो डायरेक्शन जो है ना कोसाइंस कहलाता है। देखो एक्स वाई प्लेन की बात करोगे तो बताओ फिजिक्स में आपको क्या बताया होगा कि कोई फोर्स है, अगर ये अल्फा एंगल बनाता है तो इसका डायरेक्शन होता है एफ कॉस अल्फा, नहीं होता है, और इसका डायरेक्शन कंपोनेंट होता है एफ साइन अल्फा। ये जानते हो जो एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ, ये एफ कॉस अल्फा होगा और ये एफ साइन अल्फा होगा। अगर तुम इसको यूनिट वेक्टर मान लेते हो, यूनिट फोर्स मान लेते हो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एफ का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका कंपोनेंट कॉस अल्फा और साइन अल्फा हो जाएगा।
बात समझे, क्योंकि एफ का कंपोनेंट जो है मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। इसी कॉस अल्फा को जो है ना एल लिखते हैं, और ये जो साइन अल्फा है अगर इसको मैं बीटा मान लूं, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और इसी को मैं बीटा लिख रहा हूं। बात समझे, इस साइन अल्फा को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस, ठीक है, पाई बाय 2, ये 90 माइनस अल्फा लिखेंगे, क्योंकि साइन अल्फा जो है इक्वल होता है कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, और कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा किसके इक्वल होता है, बीटा के इक्वल होता है। यही तो बोल रहा हूं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो कॉस अल्फा होगा, और वाई एक्सिस के डायरेक्शंस में कंपोनेंट, जो यूनिट फोर्स का कंपोनेंट होगा वो कॉस बीटा होगा। सिमिलरली जेड के डायरेक्शंस में कंपोनेंट इसका कॉस गामा होगा। ठीक है राहुल, तो पहला पॉइंट ये होगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका सम ऑलवेज 1 होगा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, ये ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। साइन के टर्म में देखोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, जो जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 1 से 1 कट जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा जो है ये 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, यहां लिख सकते हो वेयर एल एम एम एंड एन आर directions cosines of unit vector, ठीक है ना, ओपी कैप, ये पहला पॉइंट होगा। सो कॉस में स्क्वायर का सम 1 होगा, जबकि यही चीज साइन में स्क्वायर का सम 2 के इक्वल होगा। नहीं होगा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1 क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। अब देखो सेकेंड पॉइंट, जैसे इफ ए वेक्टर हैज directions cosines, if a vector has directions cosines L M N, then its directions, ठीक है, then its directions ratio, इसको जनरली जो ना dr लिखेंगे, शॉर्ट में dr लिखा जाता है, then its directions ratio are given by, जनरली इसको हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं, तो a जो होगा लैम्डा l, b होगा लैम्डा n, और c जो हो जाएगा लैम्डा n हो जाएगा। ठीक है, where लैम्डा इज एनी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, where लैम्डा इज एनी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी होगा, यानी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। अब आप बोलोगे कि ये क्या लिखे हो आप, व्हाट इज डायरेक्शंस रेशियो और व्हाट इज डायरेक्शंस कोसाइंस, इस दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। देखो, जो एलएमएन होता है, बेसिकली एलएमएन किसी यूनिट वेक्टर्स का, इसका जो मैग्नीट्यूड 1 होगा उसका जो है ना डायरेक्शंस कोसाइन एलएमएन होता है। याद है, इसी को वेक्टर में क्या लिखते थे, इसी को वेक्टर्स में हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप लिखते थे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे एल एम एन, एल जो होगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ओपी कैप का कंपोनेंट होगा, एम जो होगा बेसिकली वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, और जो एन होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। मैं कह रहा हूं कि कोई एक वेक्टर ले लो, ये कोई वेक्टर ले लें, तो इसका जो डायरेक्शंस कोसाइंस हो जाएगा, डायरेक्शंस रेशियो होगा लैम्डा एल लैम्डा एम लैम्डा एन हो जाएगा। मतलब बोल सकते हो लैम्डा इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो कुछ नहीं है, मतलब एलएमएन बोलो या लैम्डा एल लैम्डा एम लैम्डा एन बोलो, ये दोनों ही का डायरेक्शन सेम ही होगा। ठीक है, अब ये अलग बात है कि इसका स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो है 1 के इक्वल होगा।
समझे? जो यहाँ ओपी कैप लिखा हूं बेसिकली एल आई कैप प्लस एम जे कैप और प्लस एन के कैप लिखा हूं, इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। लेकिन जो ये वेक्टर है, इस वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं, लेमडा एल आई कैप, लेमडा एम जे कैप और लेमडा एन के कैप। इसका जब तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा? लेमडा के इक्वल आएगा। तो डायरेक्शंस रेशियो जो डिनोट करता है, किसी वेक्टर्स को डिनोट करता है, तो डायरेक्शंस रेशियो हमेशा हम लोग वेक्टर्स का निकालते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जो 1 नहीं होगा, ठीक है ना। और किसी यूनिट वेक्टर्स का जो डायरेक्शंस कोसाइन होता है वो एलएमएन होगा। मतलब बोल सकते हो डायरेक्शंस कोसाइंस इज डिफाइंड फॉर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट को एलएमएन बोलेंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बोलेंगे। लेकिन किसी वेक्टर्स का कंपोनेंट अगर पूछे तो लेमडा एल, लेमडा एम, लेमडा एन होगा, ठीक है ना, लेमडा एन होगा। तो कुछ नहीं है, जो बेसिकली मैं वेक्टर में बताया ना, पैरेलल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो डायरेक्शंस रेशियो और डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होगा? प्रोपोर्शंस में होगा, ठीक है, नहीं होगा प्रोपोर्शन। एल अपॉन लेमडा एल इक्वल होगा एम अपॉन लेमडा एन इक्वल होगा एन अपॉन लेमडा एन, ठीक है ना, प्रोपोर्शंस में होता है। समझे? समझ में आया डायरेक्शंस रेशियो क्या होता है? डायरेक्शंस रेशियो इज डिफाइंड फॉर वेक्टर, वेयर एज डायरेक्शंस कोसाइन इज डिफाइंड फॉर यूनिट वेक्टर, ठीक है। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। बड़े आगे बोल सकते हो, here ABC are proportional to L, M, N, N। ये हमेशा जो है ना, ABC क्या होगा? L, M, N के हमेशा प्रोपोर्शंस में रहेगा, ठीक है ना। इसी को एबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शंस रेशियो बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शंस रेशियो डीसी शॉर्टकट में लिखेंगे। सो ध्यान रखना, डायरेक्शंस रेशियो में स्क्वायर का सम यानी एल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा। ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा, जबकि डायरेक्शंस कोसाइंस का स्क्वायर का सम हमेशा 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट को डिनोट करता है। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा, और ओपी क्योंकि यूनिट वेक्टर है 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझे सभी लोग? बड़े आगे मान लो किसी वेक्टर्स का, जैसे मान लो ओपी वेक्टर्स है, ठीक है ना, इसका लेंथ अगर आर दिया गया है तो इसका कंपोनेंट किधर होगा? हाँ, एक दो पॉइंट और लिखने थे सुमित, हम क्वेश्चन ही लेते हैं। इफ OP इक्वल टू R where O is the origin and directions cosines of OP vectors are, ये जो है बेसिकली L, M and N होगा, ठीक है। then coordinate of PR, जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा आपका RL, RM, RN हो जाएगा, ठीक है। ये 0, 0, 0 ऑरिजिन है ये, ठीक है ना, XYZ कंपोनेंट। ये सब हम लोग देखेंगे बेसिकली, स्ट्रेट लाइन में भी ये देखेंगे। तो जब भी आपको डायरेक्शंस कोसाइंस दिया रहे ओपी वेक्टर्स का LMN और इसका लेंथ अगर R हो, तो जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा RL
कॉमा आर एम कॉमा आर एन हो जाएगा, ठीक है ना। आर कॉस अल्फा कॉमा आर कॉस बीटा कॉमा आर कॉस गामा के इक्वल हो जाएगा। तो चलो मैं इसका पिक ले देता हूं और एक दो प्रॉपर्टीज और है उसको मैं लिखवा ही देता हूं। सो सिंपली इसमें आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात समझे। ऑब्वियसली आर जिसका लेंथ वेक्टर आर है उसको अगर कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली ये होगा ना, आर कॉस अल्फा आर कॉस बीटा आर कॉस गामा। अगर आर 1 है तो आर की जगह 1 लिख दोगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो जाएगा, ठीक है ना। पी का कोऑर्डिनेट। हाँ डायरेक्शंस, हाँ ये डायरेक्शंस को डिनोट कर रहा है, ये डायरेक्शंस कोसाइंस को डिनोट कर रहा है, ओपी वेक्टर्स को। और ओपी का अगर लेंथ अगर आर है तो पी का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा आर एल कॉमा आर एन कॉमा आर एन हो जाएगा, ठीक है ना। अब करें इसको, चलो ओके। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो कितना नंबर हो जाएगा पॉइंट, ये आपका थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा ना। देखो फोर्थ पॉइंट, अगर मान लो P का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, ठीक है ना। मान लो कि XYZ प्लेन में हमारे पास दो पॉइंट है, जैसे मान लो P x1 y1 z1 है और Q है x2 y2 z2। तो अगर PQ वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, PQ वेक्टर हो जाएगा Q के पोजीशन में से P के पोजीशन को माइनस कर दोगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत वेक्टर का कंसेप्ट यूज कर रहा हूं। तो OQ यहां से OP वेक्टर क्या है, OP वेक्टर जो है x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप है, जबकि OQ वेक्टर जो है वो बेसिकली x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप है। इसमें जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो y2 j कैप और प्लस z2 k कैप और माइनस हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसमें अगर हम i कैप कॉमन ले लोगे तो x2 माइनस x1 i कैप हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 j कैप हो जाएगा और z2 माइनस z1 ये क्या हो जाएगा k कैप हो जाएगा। ये हो जाएगा PQ वेक्टर, ठीक है ना। इसी x2 माइनस x1 को हम लोग क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। x2 माइनस x1 A हो जाएगा, y2 माइनस y1 को ही B बोलते हैं और z2 माइनस z1 को ही C बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायरेक्शंस रेशियो ऑफ वेक्टर PQ। ये डायरेक्शंस रेशियो होगा वेक्टर PQ का, ठीक है। अब सोचो कि वेक्टर में हम ऐसे लिखते थे, अब जब भी हम x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 कॉमा, ये डिनोट करेगा डायरेक्शंस रेशियो, ये डायरेक्शंस को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शंस जब तो किसी वेक्टर्स जो ijk का कोएफिशिएंट है वही तो डायरेक्शंस को डिनोट करता है, जबकि ये ध्यान रखना ये पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है, ये ऑरिजिन के रेफरेंस में लिखा हुआ है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्शंस और पॉइंट में अंतर यही है कि ये भी डायरेक्शंस को डिनोट कर रहा है लेकिन विथ रेफरेंस टू द ऑरिजिन, ये ऑरिजिन के रेफरेंस में डायरेक्शंस को डिनोट कर रहा है। लेकिन जो PQ वेक्टर है यहाँ रेफरेंस नहीं ले रहे हैं, PQ वेक्टर्स का डायरेक्शंस डिफाइंड होता है, PQ के डायरेक्शंस में होगा और उसका जो कंपोनेंट होगा x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के डायरेक्शंस में किसी वेक्टर्स के, जिसको स्मॉल abc से डिनोट करेंगे, उसी को हम लोग उस वेक्टर्स का डायरेक्शंस रेशियो कहलाएगा, ठीक है। तब आप पूछोगे कि इस वेक्टर का डायरेक्शंस कोसाइन क्या होगा, क्या लगता है इसका डायरेक्शंस कोसाइन क्या होना चाहिए, कौन मुझे बताएगा डायरेक्शंस कोसाइन क्या होगा इसका।
द डायरेक्शंस कोसाइन क्या होगा? डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ पी क्यू वेक्टर्स आर एल हो जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड, और n हो जाएगा, ठीक है, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड। ये सभी सब समझ, हाँ, डिवाइड कर देंगे, इसके पी क्यू के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, एकदम सुमित को समझ में आ गया, ठीक है ना। इसको हम लोग डायरेक्शंस क्या बोलेंगे? कोसाइंस बोलेंगे, मतलब यूनिट वेक्टर्स का जो कंपोनेंट होगा यही होगा, इसी को हम लोग एल बोलेंगे, एम बोलेंगे और एन होगा। ये हो गया 2 पॉइंट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक्स एक्सिस का डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होगा? कौन मुझे बताएगा? डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, क्या लगता है लॉजिकली आपको कि डायरेक्शंस कोसाइन एक्स एक्सिस का क्या होगा? आई कैप तो ठीक है, वो वेक्टर के टर्म में होता है श्रेयांश, आई कैप तो वेक्टर के टर्म में होता ही है, मैं विदाउट वेक्टर के टर्म में बोल रहा हूं। यस, प्रीतम, दीक्षा, चैतन्य, वेंकटेश, क्या लगता है डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? नहीं, डायरेक्शंस कोसाइंस, एक चीज समझो, डायरेक्शंस कोसाइंस बोल रहे हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस का मतलब क्या बोल रहा हूं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स का कंपोनेंट क्या होगा? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट 1 0 0 होगा, नहीं होगा? 1 0 0 होगा, जिसको हम लोग वेक्टर में आई कैप लिखते थे। तो जब भी डायरेक्शंस कोसाइंस आपसे पूछे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होगा, तो 1 0 0 होगा। अब मुझे लगता है कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में पूछूं तो बता दोगे आप। सो डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा? ये हो जाएगा 0 1 0 हो जाएगा, और डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस जो होगा हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। और बोले डायरेक्शंस रेशियो क्या होगा? कौन मुझे बताएगा? एक्स एक्सिस का डायरेक्शंस रेशियो पूछो तो क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान लो सिर्फ डायरेक्शंस रेशियो कोसाइन लिखवा के निकल गए तो बात नहीं ना बनेगी। आप मेरे को बताओ कि डायरेक्शंस रेशियो एक्स एक्सिस का क्या होगा? डायरेक्शंस कोसाइन तो ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। अब देखो इन्फिनिटी लिख रहा है श्रेयांश, डायरेक्शंस कोसाइन जो होगा ना एक्स एक्सिस का, लैम्डा 0 0 होगा, वाई एक्सिस का 0 लैम्डा 0 होगा, और जेड एक्सिस का 0 0 लैम्डा होगा। अरे भाई, जिस एक वेक्टर है एक्स एक्सिस के डायरेक्शंस में जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा के इक्वल है, तो इसका डायरेक्शंस रेशियो क्या लिखोगे? लैम्डा 0 0 लिखोगे। अरे भाई, अंतर इतना ही है डायरेक्शंस रेशियो और कोसाइंस में। हाँ, x 0 0, एकदम सुमित सही बोले हो, x 0 0 लिखोगे, इसको 0 y 0 लिखोगे, और इसको 0 0 z लिखोगे। ये आपका डायरेक्शंस रेशियो कहलाएगा एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का, ये जेड एक्सिस का। क्लियर हुआ डायरेक्शंस रेशियो और डायरेक्शंस कोसाइंस क्या है? द वर्ड रेशियो हम यूज करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा, ठीक है ना, 1 से डिफरेंट होगा। जिसका स्क्वायर का सम अगर मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है तो उसको हम लोग वर्ड कोसाइंस से डिफाइन करेंगे। डायरेक्शंस तो दोनों में है, डायरेक्शंस रेशियो, डायरेक्शंस कोसाइंस, ठीक है। ले क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन इस पे, इसका चलो पिक मैं ले लेता हूं। एक पॉइंट और है जो कि मैं बता ही देता हूं उस पॉइंट को भी।
देखो सिक्स पॉइंट मान लो, इफ द डायरेक्शंस, ठीक है, डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ द लाइन्स ए बी आर एल एम एन, एंड इफ ए का कोऑर्डिनेट अगर दिया गया हो x1 y1 z1 एंड और ए बी का लेंथ जो है ना r के इक्वल है, ए बी वेक्टर का लेंथ r के इक्वल है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा आपको x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर और z1 प्लस एन आर हो जाएगा। ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। देखो एक ए बी लाइन है जिसका लेंथ जो है ना बेसिकली r के इक्वल है, और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और इसका डायरेक्शंस कोसाइन जो है एलिमेंट के डायरेक्शंस में। तो b का कोऑर्डिनेट क्या करोगे, x1 प्लस ये हो जाएगा एल आर, y1 प्लस एम आर, ठीक है, उसी तरह से z1 प्लस एन आर। एक्चुअली ये सब जो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आता है, स्ट्रेट लाइन में ये सब चीजें मैं बताऊंगा आपको, ये सब स्ट्रेट लाइन में मैं प्रूफ कर दूंगा, यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब बातें जितना भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ वो सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में भी आएगा। अब वो अलग बात है कि यहाँ डायरेक्शंस कोसाइंस बोलते हैं, वहां पे हम लोग स्लोप बोलेंगे, नाम अलग हो जाएगा लेकिन काम एक ही होगा। स्लोप भी जो ना डायरेक्शन देता है। तो चलो इतना पॉइंट काफी होगा। देखो अब क्वेश्चंस देखो इस पे, अब बताओ इसका आंसर्स क्या होगा। इफ ए लाइन, क्वेश्चंस बहुत इजी रहता है। इफ ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा एंगल with x, y, z axis, then prove that, ये तो मैं कर चुका हूं, ठीक है ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। चलिए मैं प्रूफ कर चुका हूं। मैं सेकेंड क्वेश्चन लेता हूं। जैसे फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ ए लाइन, ठीक है, ऑफ ए लाइन lying in xy plane, and making an angle, ठीक है, 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एकदम स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ाएंगे लेकिन नाम ये नहीं रहेगा, डायरेक्शंस कोसाइंस और डायरेक्शंस एंगल नहीं रहेगा, स्लोप रहेगा। ये सब पॉइंट हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्कस करेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन में, और मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा वहां पे भी आपको समझाने की, ठीक है ना। अभी जस्ट तो लिख रहा हूँ, ये पॉइंट मैं लिख दिया हूँ, इसको एक्सप्लेन मैं स्ट्रेट लाइन में करूंगा। तो जब भी कोई एक पॉइंट दिया गया हो और इस लाइन का डायरेक्शंस कोसाइंस दिया गया हो और इसका लेंथ एल है, तो जो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये होगा। ठीक है, अल्फा ऑब्वियसली देखो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, अल्फा 30 डिग्री हो जाएगा और बीटा क्या लगेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 बना रहा है तो वाई एक्सिस से 60 बनाएगा, और क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो गामा क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी एल जो हो जाएगा cos 30 डिग्री दैट इज √3/2 हो जाएगा। जो m है दैट इज cos बीटा यानी cos 60 डिग्री, ये 1/2 हो जाएगा, और जो n है दैट इज cos गामा तो cos 0 डिग्री, ठीक है ना, cos 0 डिग्री। एक्स वाई प्लेन में तो पाई होगा ना, ये एक्स वाई प्लेन में अगर है, अगर कोई वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में ये 30 बना रहा है और ये 60 बनाएगा, और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, जेड एक्सिस ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो इसका cos गामा जो हो जाएगा ये बेसिकली 0 हो जाएगा।
तो एल एम एन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा √3/2 1/2 0। अरे कंफ्यूज नहीं होना जान, तो 3D में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये बेसिकली पॉइंट नहीं है। जनरली पॉइंट को भी इसी तरह से डिनोट करते हैं और डायरेक्शंस रेशियो को भी एलिमेंट से। वहां वेक्टर में कंफ्यूजन इसलिए नहीं होता था क्योंकि वहां हम लोग आई कैप जे कैप के कैप लिखते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बेसिकली एलिमेंट जब भी हम लिखेंगे तो ये पॉइंट नहीं समझना है, ये डायरेक्शंस को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। जनरली हम लोग 3D में पॉइंट को भी इसी तरह से डिनोट करते हैं। तो ये किसी वेक्टर्स का कंपोनेंट है, ठीक है, नहीं सॉरी यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है, किसी यूनिट वेक्टर का ये कंपोनेंट है। और ध्यान रखना किसी पॉइंट को भी हम लोग इसी तरह ऑर्डर ट्रिपलेट से भी डिनोट करते हैं। कॉस अल्फा √3/2 होगा, ठीक है ना। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। अगर निगेटिव रहेगा तो ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर ये निगेटिव रहा तो ये वेक्टर निगेटिव एक्स एक्सिस से अगर बना रहा है तो 150 हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। अगर निगेटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाएगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 150 डिग्री बनाएगा। तो उस केस में कॉस ऑफ 150 डिग्री का वैल्यू -√3/2 हो जाएगा, ठीक है सुमित, -√3/2 ही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना। तो चलो एक देखो मैं IIT लेवल का क्वेश्चंस देता हूं, इसको बनाओ, कैसे बनाओगे इस पर लेता हूं कुछ क्वेश्चंस जो है ना, लेना जरूरी है इस पे। देखो find the directions cosine LMN of a line which are connected by the relation L plus M plus N equal to 0, 2Mn और प्लस 2ml और माइनस NL इक्वल टू 0। नहीं, ये क्वेश्चन मेंस में आया था और आपको NCERT बुक में भी मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइंस LMN ऑफ ए लाइन विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशंस L plus M plus N equal to 0 and 2Mn plus 2ml minus NL equal to 0, ठीक है ना, ये है ना। ठीक है, तो हमेशा दो रिलेशन देगा, ठीक है ना, इस तरह से दो रिलेशन देगा और बोलेगा एलिमेंट निकालो। तो क्या करोगे जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चंस दे, तो इस दोनों इक्वेशन से किसी एक को एलिमिनेट कर दो, किसी को भी। तो L plus M plus N इक्वल टू 0 है, यहां से मैं L ही निकाल लेता हूं, ठीक है, -M - N हो जाएगा। और ये इक्वेशंस 2 में पुट कर दोगे तो 2Mn और प्लस 2ml और माइनस NL इक्वल टू 0 है, ठीक है। इस दोनों में अगर हम LMN और प्लस इसमें 2M - N, अगर इसमें हम L कॉमन ले लें तो बताओ क्या होगा, 2Mn और इसमें L का वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये माइनस साइन आ जाएगा, 2M - N और प्लस लिख सकता हूँ M plus N। ये समझे, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये M plus N हो जाएगा, इसको लिख सकते हो -M plus N, ठीक है ना। इसमें पुट करोगे तो ये प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा। तो L को एलिमिनेट कर दिया। आप चाहो तो M को भी कर सकते हो एलिमिनेट, यानी तो N को भी कर सकते हो। तो किसी भी दो रिलेशन से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 2m² और फिर ये 2mn और -mn, ये प्लस mn तो -mn हो जाएगा।
और ये माइनस एन स्क्वायर, और फिर बाहर मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो ये प्लस हो जाएगा एन स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो 2mn माइनस mn, ये हो जाएगा mn, और माइनस 2mn स्क्वायर प्लस हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। 2m स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा 2m स्क्वायर, और 2mn माइनस mn तो प्लस mn, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो mn, और माइनस n स्क्वायर, तो ये बाहर मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन, तो प्लस हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे तो n स्क्वायर को पहले लिख दो और प्लस mn को बाद में लिख दो, ठीक है। अब देखो हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। ये हो जाएगा n स्क्वायर, अब प्लस लिख सकता हो 2mn माइनस mn और माइनस 2m स्क्वायर, तो इसमें अगर हम n कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n प्लस 2m, और इसमें हम माइनस m कॉमन ले लें तो n प्लस 2m हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो n माइनस m इंटू n प्लस 2m इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से n का दो वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो n m के इक्वल आएगा, माइनस 2n के इक्वल आएगा। तो देखो व्हेन अगर हम n का वैल्यू अगर m ले लें तो l का वैल्यू क्या होगा इक्वेशन 1 से, n का वैल्यू m लेंगे तो माइनस 2m आ जाएगा, और अगर हम n का वैल्यू अगर माइनस 2m ले लें तो l का वैल्यू क्या आएगा, इसमें पुट करोगे तो माइनस 2m और प्लस m, तो माइनस m और ये माइनस माइनस प्लस m हो जाएगा। तो ये दो सेट आएगा, ठीक है। तो जो l इज टू m इज टू n जो आएगा दो सेट आएगा। तो l का वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस 2m इज टू m, और इज टू हो जाएगा n का जो वैल्यू है m के इक्वल है। एक सेट तो ये आएगा, और दूसरा सेट ये हो सकता है l का वैल्यू पुट कर दोगे m इज टू m को m ही रहने दो, और इज टू n की जगह पुट कर देंगे माइनस 2m, और क्योंकि ये रेशियो है तो बेसिकली m को डिवाइड कर दोगे तो माइनस 2 इज टू 1 हो जाएगा, और यानी तो 1 इज टू माइनस 2 आएगा, और इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 4 प्लस 1 प्लस 1 6 आएगा, तो 2/6 इज टू 1/6 इज टू 1/6, और 1/6 इज टू 1/6 और इज टू हो जाएगा माइनस 2/6। ये इसका आंसर हो जाएगा माइनस 1/3 1/6 होगा, यानी तो 1/6 माइनस 1/3 आएगा। इसी तरह दो सेट आएगा, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, हाँ उसको भी यूज कर सकते हो श्रेयांश, कोई दिक्कत नहीं है। वो रेशियो है ना, बेसिकली एल आ गया तो ये रेशियो है, तो m से डिवाइड कर दोगे क्योंकि रेशियो है, तो अपने आप एक वेरिएबल कट जाएगा। और श्रेयांश भी सही बोल रहा है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को भी यूज कर सकते हो। लास्ट स्टेप में जो है ना, इसके एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किससे डिवाइड करोगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, √6 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट जो आएगा √6 आएगा, सॉरी गलती किया, तो √6 से डिवाइड करोगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझे, बेसिकली डायरेक्शंस कोसाइंस था ना, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करोगे। तो यूनिट वेक्टर्स का जो कंपोनेंट होगा, ये दो कंपोनेंट आएगा, या तो ये सेट आएगा या नहीं तो ये सेट आएगा। जस्ट कमेंट करो, ठीक है, यस समझ में आया। और किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो पॉइंट आउट करो। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में दो सेट आएगा, ठीक है ना। आगे चल के बताऊंगा इसके बीच का एंगल कितना होता है। तो ऐसा दो लाइन आएगा जिसका डायरेक्शंस कोसाइंस आएगा। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। Questions. Consider
कंसिडर ए क्यूब whose edges are parallel to coordinate axis. Find the directions cosines या find the directions ratio and directions, ठीक है, directions cosines of its diagonal. ठीक है, एक से ज्यादा डायगोनल्स होगा। देखो और आपको क्लियर होगा इस क्वेश्चन से कि कैसे हम लोग डायरेक्शंस कोसाइंस और डायरेक्शंस रेशियो निकालते हैं। बोला एक क्यूब है whose edges are parallel to coordinate axis, find the directions ratio and directions cosines of its diagonal। ठीक है साहिल, देखो कैसे तुम जो बोल रहे थे कि कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे क्यूब का या क्यूबॉइड का, देखो हम फिर से निकाल के दिखाते हैं। लेट्स से एज्यूम कर लेता हूं ये क्यूब है और इसका ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन में पैरेलल है। मान लेते ये एक्स एक्सिस है, इसको मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस और लेट्स से इसको जेड एक्सिस। ठीक है, अब इसको नाम दे दो, तो जैसे मैं ये ऑब्वियसली ऑरिजिन हो जाएगा, इसको ए नाम देता हूँ, इसको बी, जैसे इसको सी, इसको डी मान लेता हूँ, इसको ई, जैसे इस पॉइंट को एफ मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं जी नाम ले लेता हूँ। मान लेता हूँ इस क्यूब का जो है ना लेंथ ए के इक्वल है, तो बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए 0 0। ठीक है, क्योंकि ए के एक्स एक्सिस के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो ऑरिजिन जो है ये ऑरिजिन है, तो 0 0 0 में क्या करेंगे, ए यूनिट ऐड कर देंगे। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो ए 0 हो जाएगा, और फिर जेड एक्सिस के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए हो जाएगा। जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जेड एक्सिस के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो ए 0 ए हो जाएगा, नहीं होगा, ए 0 0 में जेड कोऑर्डिनेट में ए ऐड कर देंगे, क्योंकि क्यूब का एजेस लेंथ ए के इक्वल है। एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 ए हो जाएगा, क्योंकि हम जेड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्या होगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो ये क्या होगा, 0 ए हो जाएगा। और डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ऑरिजिन के रेफरेंस में देखें तो हम वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग ए यूनिट मूव कर रहे हैं, तो 0 ए 0 हो जाएगा। ये समझ में आया सभी को वर्टाइसिस कैसे हम फाइंड आउट किए हैं? इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है ना। अब देखो जो इसका डायगोनल, 4 डायगोनल होगा, एक तो ओसी डायगोनल होगा, तो ओसी वेक्टर सबसे पहले निकालोगे तो ओसी वेक्टर हो जाएगा ए आई कैप, ए जे कैप और प्लस ए के कैप। दूसरा डायगोनल क्या होगा, दूसरा डायगोनल, ये डायरेक्शन जो है ना बेसिकली ओसी, ये पहला डायगोनल होगा। दूसरा डायगोनल ये आउटर फेस और ये इनर फेस है। दूसरा डायगोनल आपका ये होगा जी डी, तो जी डी क्या होगा, डी में से जी के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, डी में से जी के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा ए आई कैप और ए माइनस ए जे कैप हो जाएगा, और 0 माइनस ए, ये माइनस ए कैप हो जाएगा। ये दूसरा डायगोनल हो गया। ठीक है ना, ये इनर फेस है और इसका आउटर फेस। तीसरा डायगोनल आपका ये होगा, नहीं होगा, तीसरा डायगोनल हो जाएगा आपका ए ई। तो ए कैसे निकालोगे, ए के पोजीशन में से ए के पोजीशन को माइनस कर देंगे, तो ए 0 और माइनस ए, तो ये माइनस ए आई कैप हो जाएगा और ए माइनस 0, तो प्लस ए जे कैप हो जाएगा, प्लस ए के कैप हो जाएगा। ठीक है ना। और जो चौथा डायगोनल होगा एफ बी हो जाएगा। ठीक है, चौथा डायगोनल, तो एफ आउटर फेस पे है और बी इनर फेस पे है, तो एफ बी हो जाएगा। तो बी के पोजीशन में से एफ के माइनस कर देंगे,
तो बी का पोजीशन a माइनस 0 यानी ए आई कैप प्लस ए जे कैप और ये 0 माइनस ए के कैप हो जाएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये बेसिकली डायगोनल्स का क्या कहलाएगा, डायरेक्शंस रेशियो कहलाएगा। तो डायरेक्शंस रेशियो ऑफ डायगोनल ओसी जो होगा वो बेसिकली ए हो जाएगा। डायरेक्शंस रेशियो ऑफ द डायगोनल जीडी जो होगा वो बेसिकली माइनस ए माइनस ए हो जाएगा। अगर हम बात करें तो डायरेक्शंस रेशियो ऑफ द डायगोनल ए ई जो होगा वो माइनस ए हो जाएगा। उसी तरह से डायरेक्शंस रेशियो ऑफ द डायगोनल एफ बी जो होगा वो बेसिकली ए माइनस ए हो जाएगा। ये आपका डायरेक्शंस रेशियो कहलाएगा। इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सारा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, 2 एट ए टाइम, 1 एट ए टाइम, ठीक है, निगेटिव। माइनस ए को आप इसको ये भी लिख सकते हो, इस कोऑर्डिनेट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए माइनस ए नहीं लिख सकते हम, क्योंकि अगर ये लाइक वेक्टर होगा तो ये अनलाइक वेक्टर होगा, नहीं होगा। तो माइनस ए माइनस ए को आप ए माइनस ए भी लिख सकते हो, ठीक है ना, जो जीडी वेक्टर है। जीडी लिखो या डीजी, तो डीजी वेक्टर्स का डायरेक्शंस रेशियो ए माइनस ए हो जाएगा। तो दोनों बार बराबर ही होगा, ठीक है ना, होगा दोनों ही केसेस में पैरेलल ही होगा। अगर मैं बोलूं कि डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होगा, डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ डायगोनल, डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ डायगोनल ओसी क्या होगा। ऑब्वियसली इसके मैग्नीट्यूड से √3a से डिवाइड कर दोगे तो ये 1/√3 और 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह से डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ द डायगोनल जीडी ये इक्वल हो जाएगा -1/√3 1/√3 और -1/√3। डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ द डायगोनल एई ये आपका हो जाएगा -1/√3 1/√3 एंड 1/√3, है ना। और उसी तरह से डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ द डायगोनल एफ बी जो हो जाएगा आपका 1/√3 1/√3 -1/√3। ये समझ में आए कैसे -1/√3 1/√3 है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √3a आएगा। तो √3a से क्या करेंगे, हर एक कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शंस कोसाइंस का स्क्वायर का सम यूनिटी होना चाहिए, ठीक है ना। समझे सभी लोग कैसे हम लोग डायरेक्शंस कोसाइंस और डायरेक्शंस रेशियो निकाल सकते हैं जब आपको 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट अगर दिया गया हो। कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, वेक्टर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। वेक्टर जैसा ही है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है वेक्टर से। इसको आप याद भी रख सकते हो, तीनों पॉजिटिव और 1 एट ए टाइम निगेटिव, क्योंकि इसको तो ये भी लिख सकते हो 1/√3 -1/√3 1/√3। तो ऑल कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 1/√3 1/√3 1 एट ए टाइम निगेटिव 1 एट ए टाइम निगेटिव। तो डायरेक्टली लोग क्यूब का डायरेक्शंस कोसाइंस मेमोराइज भी रखता है, एग्जाम में अगर मेमोराइज रखते हो बहुत शॉर्टकट में निकाल सकते हो, स्पेशली क्यूब का, क्यूबाइड का नहीं बोल रहा हूं। हाँ एकदम सही बोले, डॉट यूज कर सकते हैं, सही बोले हो तुम्हें। अब देखो कुछ मैं बोर्ड लेवल क्वेश्चंस लेता हूं, जैसे मान लो P154 एंड Q दे रहा है 4 1 -2, तो बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शंस रेशियो ऑफ PQ वेक्टर। बताओ, बनाओ तुम लोग, इसका क्या होगा आंसर्स। जैसे राइट द
that the directions cosines of a line equally inclined to the three coordinate axes. To the three coordinate axes. कैसे बनाओगे इसको? बोल रहा है कि P154 और Q41 माइनस Q है कि नहीं? सिंपल। P का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 154 और Q का कोऑर्डिनेट दिया गया आपको 41 माइनस 2। तो क्या करना है आपको? पी क्यू वेक्टर निकाल लो। और पी क्यू वेक्टर क्या होता है? क्यू के पोजीशन में से पी के पोजीशन को माइनस कर दोगे तो 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3 आई कैप, और 1 में से 5 को घटाओगे तो -4 जे कैप हो जाएगा, और -2 -4 तो -6 के कैप हो जाएगा। यही तो हो गया। यही इसी के कोएफिशिएंट को तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्शंस रेशियो। तो डायरेक्शंस रेशियो ऑफ पी क्यू वेक्टर्स आर, ये हो जाएगा 3 -4 -6। ये इसका आंसर हो जाएगा 3 -4 -6। और क्यूपी वेक्टर का क्या होगा प्रीतम? क्यूपी वेक्टर का क्या होना चाहिए? बस माइनस साइन लगा देना है इसमें। -3 4 6 हो जाएगा, ठीक है ना? एंटी पैरेलल -3 4 6 हो जाएगा क्यूपी वेक्टर का। इसका निकालो। बोल रहा है कि वैसा डायरेक्शन कोसाइंस लाइन का निकालो, वो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ये मैं वेक्टर में भी बताया आपको। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? L² प्लस M² प्लस N², ये 1 के इक्वल होता है। और यहाँ पे L M N क्या होगा? इक्वल होगा। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल होगा अगर इक्वली इंक्लाइंड। अल्फा बीटा गामा अगर इक्वल है, बहुत अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अभी डेल्टा वेरिएंट चल रहा है, नहीं एक लैम्डा वेरिएंट भी आया है, पता नहीं कितना वेरिएंट आएगा। हाँ एकदम सही बोल रहे हो, √3 से डिवाइड कर देंगे सुमित, सही कर रहे हो। तो एलएमएन इक्वल करोगे तो L² प्लस L² प्लस L², तो 3L² इक्वल टू 1, L इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो इसका हो जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है एलएमएन। और यानी तो -1/√3 -1/√3 -1/√3, ये होगा इसका आंसर। कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है, इसलिए दोनों आंसर्स लेंगे, ठीक है? ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनाएगा और ये डायरेक्शन कोसाइंस बनाएगा नेगेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ठीक है ना? इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इस टाइप का क्वेश्चंस देखोगे आपको एनसीईआरटी में काफी दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन और दे रहा है, इसको बनाओ। जैसे ए लाइन मेक्स एन एंगल of 60 degree with each of x and y axis. Find the angle which the line makes with z axis. क्या लगता होना चाहिए? बोला एक लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच ऑफ x एंड y एक्सिस। फाइंड द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द z एक्सिस। z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? बहुत इजी रहता है इसका क्वेश्चन, उतना टफ नहीं होता है, ठीक है ना? लेक्चर्स आप थियरी जो है ना अटेंड कर लो, सारे क्वेश्चंस बना दोगे आप।
45 बोल रहे हो, 135, 45 और 135। हाँ, सो अल्फा यहाँ पे 60 डिग्री है और बीटा भी 60 डिग्री है, तो हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 होता है, तो कॉस 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा और कॉस 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, यहाँ से गामा निकल जाएगा तो 1/4 प्लस 1/4। आई थिंक सुमित अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम ये रिजल्ट लिखे थे। 1 माइनस 1/4 में 1/4 ऐड करोगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ से कॉस गामा जो हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो गामा 1/√2 लगे तो 45 आएगा और 180 में 45 घटा दोगे तो कितना आएगा, 180 में 45 घटाओगे तो निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना, 135 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो सकता है। यहाँ मेंशन नहीं किया है कि जेड एक्सिस के साथ, किस जेड एक्सिस के साथ, पॉजिटिव के साथ या निगेटिव के साथ। पॉजिटिव के साथ लिखा रहता तो 45 लेते, अगर निगेटिव जेड एक्सिस के साथ लिखा रहता तो 135 लेते, क्योंकि यहाँ कुछ भी मेंशंस नहीं है, इसलिए हम दोनों ही आंसर्स लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी थोड़ा देखने दो, बन जाएगा कि नहीं पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको। जैसे इस क्वेश्चन को बनाओ, जैसे इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो -18, 12 और -4, ठीक है, then what are its directions cosine, किसे निकालोगे। बहुत ही कंसेप्चुअल है, अगर आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हो ना तो मेंस का जो ना सिलेबस एज इट इज, अगर आपको प्योर बेसिक चीज पता है कि डायरेक्शंस रेशियो दिया गया हो तो डायरेक्शंस कोसाइंस कैसे निकालेंगे, तो समझो कि बहुत हद तक आप जो ना 3D का क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस बना सकते हो, लेकिन आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। व्हाट इज डायरेक्शंस रेशियो, व्हाट इज डायरेक्शंस कोसाइंस, तो बेसिक कंसेप्ट पे अगर पकड़ नहीं है ना तो फिर नहीं बनेंगे। तो इसका आंसर्स कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्शंस रेशियो दिया गया है किसी लाइन का, तो ऑब्वियसली ए का वैल्यू दिया है -18, बी का वैल्यू है 12, सी का वैल्यू है -4, ठीक है। तो ये किसी वेक्टर्स का जो है ना, किसी वेक्टर्स एल मान लेता हूं, ये -18 आई कैप प्लस 12 जे कैप और -4 के कैप है। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे। 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू कितना आ रहा है, अब तो मुझे भी नहीं पता है जो है ना, यस कितना लेक्चर्स लगेगा। देखो जो है ना, आज के बाद शुरू होगा आपका 3D, ये सब तो मैं बेसिक सी बात बता रहा था। अब यहाँ से डॉट प्रोडक्ट शुरू होगा, तो एक लेक्चर डॉट प्रोडक्ट में लगेगा, एक लेक्चर क्रॉस प्रोडक्ट में लगेगा, एक लेक्चर स्केलर टिप ऑफ प्रोडक्ट में लग जाएगा। जिस तरह से वेक्टर किया एज इट इज जो है ना आएगा। फिर प्लेन में हम प्लेन का इक्वेशंस, अगले लेक्चर्स में हम लोग प्लेन का इक्वेशंस देखेंगे, अगले लेक्चर में डॉट देखेंगे, उसके बाद प्लेन का इक्वेशन देखेंगे। ये वैल्यू कितना आएगा, 18 का स्क्वायर (324), 144 और 16, ये 14 हो जाएगा, 484 हो जाएगा। पता नहीं इसका स्क्वायर रूट निकलेगा कि नहीं। तो बेसिकली L क्या हो जाएगा, A बाय, तो बेसिकली L जो हो जाएगा, ये डिवाइड कर दोगे -18 बाय
484 से डिवाइड कर दोगे, m आ जाएगा 12 बाय अंडर रूट ऑफ 484 और n आ जाएगा -4 अंडर रूट ऑफ 484। ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। 22 आ रहा है क्या, तो 22 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना, तो 2 से डिवाइड करोगे तो -9/11 और m का वैल्यू हो जाएगा 6/11 और n का वैल्यू हो जाएगा -2/11। ये डायरेक्शंस क्या कहलाएगा आपका, कोसाइंस कहलाएगा उस लाइन का। अब मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन सब लेंगे तो आप बना दोगे। ठीक है ना, उसको मैं सेकंड मान लेता हूँ और लेट्स से इसको थर्ड मान लेता हूँ। जैसे फाइंड द डायरेक्शंस cosines of the sides of the triangle, ठीक है, whose vertices are 3, 5, -4, -1, 1, 2, ठीक है, and -5, -5, -2। इस ट्राइंगल के साइड का डायरेक्शंस कोसाइन चाहिए। कैसे निकालोगे इसको, तो सबसे अच्छा होगा एक छोटा सा डायग्राम बना लो। ठीक है ना, तो मान लो तो ये ट्राइंगल है ABC जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया 3, 5, -4, B का कोऑर्डिनेट है -1, 1, 2 और C का कोऑर्डिनेट है -5, -5, -2। ठीक है, तो AB वेक्टर निकाल लो या BA वेक्टर निकालो। तो BA वेक्टर क्या होगा, A के पोजीशन में से B को माइनस कर दोगे तो 3 माइनस +1 तो 4i कैप और 5 -1 तो ये प्लस हो जाएगा 4j कैप और -4 -2 -6 के कैप हो जाएगा। और डायरेक्शंस कोसाइंस निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक है ना, ये हो जाएगा 16 + 16 + 36, ये 32 और 36, ये 68 हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड होगा ये 2 रूट ठीक है ना, 2 रूट 17 हो जाएगा। तो इस तरह से फाइंड आउट कर लोगे डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ साइड BA, ये इक्वल हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे, 2 रूट 17 से डिवाइड करोगे तो 4/2 रूट 17 4/2 रूट 17 और -6/2 रूट 17। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2/रूट 17 और ये जगह 2/रूट 17 और -3/रूट 17 बन जाएगा। निकाल लोगे अदर 2 साइड का भी कि बताओ BC और CA का उसी तरह से डायरेक्शंस कोसाइंस निकालना है। ठीक है, हर एक साइड का फाइंड आउट करना है, बन जाएगा ना। तो देखोगे इसी टाइप का क्वेश्चंस दिया गया है इसमें आपको एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज 11.1 है। ठीक है ना, ये मैं डिस्कस जो कर रहा था आपको एक्सरसाइज 11.1 NCERT का। अब यहाँ पे जितना भी आप क्वेश्चंस दिख रहा है इसी टाइप का दिया हुआ है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे इफ कोऑर्डिनेट ऑफ A जो है 2, 3, 4 है एंड डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ
directions cosines of AV line are 1/3, 2/3, 1/3, ठीक है, and -2/3. And distance between AB is 6 unit. Find the coordinate of B. जैसे A का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 3, 4 और उस AB लाइन का डायरेक्शंस कोसाइंस जो है 4/√42 होगा और 5/√42 होगा और -1/√42 होगा. कहाँ पे भाई? 16 + 16 + 36. (42) कैसे आएगा सुमित? कहाँ गलती कर रहे हैं इस पे? अच्छा, वो सेकेंड लाइन का बता रहे हो क्या? BC का फाइंड आउट करके बता रहे हो क्या सुमित? ओके, इसका निकालो. कैसे निकालोगे? A का कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 है तो डायरेक्शंस कोसाइंस दिया गया है इसका और AB का लेंथ दिया गया है तो बोला B का कोऑर्डिनेट क्या होगा. जैसे A का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 2, 3, 4 है और B का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, इसका लेंथ आपको दिया गया है 6 के इक्वल है और इसका डायरेक्शंस कोसाइन जो है मेंशन किया हुआ है वो इक्वल है 2/3, 1/3 और -2/3. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मैं एरो से दिखाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है. मैं बार बार बोल रहा हूँ, एरो से दिखा रहा हूँ दैट मींस ये डायरेक्शंस को डिनोट कर रहा है और ये पॉइंट को डिनोट कर रहा है. इस दोनों में अंतर है. 2, 3, 4 जो डिनोट कर रहा है ये पोजीशन को डिनोट कर रहा है विथ रेफरेंस टू ऑरिजिन, लेकिन ये डायरेक्शंस को डिनोट कर रहा है. तो ये जो ना कंपोनेंट होगा वेक्टर का, जबकि ये कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का. हाँ, एकदम सही श्रेयांश बोल रहे हो. तो जो B का कोऑर्डिनेट होगा ये बताएं आपको क्या होता है, 2 + LR, 3 + MR और ये 4 + NR हो जाएगा. ठीक है ना? तो 2 + L लेंथ जो है 2/3 है और इसका लेंथ 6 है तो 3 + M का वैल्यू जो है 1/3 है और ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 + -2/3 × 6 हो जाएगा. ये मैनिपुलेट करोगे तो ये 6 4 + ये 4 हो जाएगा और ये 6 2 5 हो जाएगा और ये 6 4 - ये 0 हो जाएगा. ठीक है ना? 3 2 6 तो 4 - 4 0 हो जाएगा ये. तो B का जो कोऑर्डिनेट होगा 4, 5, 0 होगा. ये सब जो ना थोड़ा बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे. अगर स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ो ना तो थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कैसे बना रहे हैं, क्योंकि इसको मैं प्रूफ नहीं किया हूं. जैसे हम स्ट्रेट लाइन में प्रूफ करेंगे, इसको मैं डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक पैरामीट्रिक फॉर्म है वहां पे इसको मैं प्रूफ करूंगा तो उसके बाद और क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना? तो इसको बनाओगे एनसीईआरटी का, जितना भी डायरेक्शंस कोसाइंस और डायरेक्शंस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है इसको बनाओगे. आगे हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शंस किसी लाइंस का किसी दूसरे लाइन पे कैसे फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है? आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे डॉट से, उसके बाद मैं प्लेन का इक्वेशंस बताऊंगा. यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो. ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो चलो लेक्चर्स को आज मैं थोड़ा अर्ली एंड अप कर रहा हूं. तो इसका मैं DPP भेज देता हूं, बनाओगे इसको. चलो, ओके, थैंक यू.